तो लेट्स स्टार्ट अगेन। अयूब खान साहब, तो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जो है वो हमारे पास है बेसिकली। सही है। अब तरीकेकार ये है यहाँ पे हमारे पास कि हमें अयूब खान साहब के मिलिट्री रूल के बारे में थोड़ा सा समझना है कि क्या इनका स्टेटस था। इस्कंदर मिर्जा के वक्त पर ये आए थे मुल्क के हालात को हैंडल करने के लिए, लेकिन इन्होंने उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी जानी और इस्कंदर मिर्जा की गवर्नमेंट को खत्म करके मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज किया। और मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद इन्होंने खुद को ही मतलब आर्मी का मतलब बेसिकली हुकूमत का एक मेंबर बना के डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब गवर्नमेंट जो है वो इनकी है। ठीक हो गया। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि हमारे पास बेसिकली सबसे पहले आते ही के साथ इन्होंने 1959 में बेसिक डेमोक्रेसीज को लॉन्च किया। अब ये क्या थी सर, क्या चीज थी ये? सही हो गया। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ यूथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अभी आते ही के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च नहीं किया था, बल्कि 1959 में आते ही उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न प्रेजेंट किया था 26 अक्टूबर 1959। ठीक हो गया। ये एक फोर टायर सिस्टम था, यानी चार हिस्सों में डिपेंडेंट था, फोर हिस्से में। इसके चार पार्ट थे। ठीक है। इसमें करना ये था कि ऑर्डिनरी पीपल जो है वो इलेक्ट करेंगे यूनियन काउंसिल मेंबर्स को। ठीक है। हु इन टर्न इलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल मेंबर्स। यानी आम लोग जो है वो पहले यूनियन काउंसिल मेंबर्स जो थोड़े बड़े मेंबर होते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और फिर वो जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो आगे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल मेंबर्स यानी अपने से बड़े मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ये एक तरीकेकार उन्होंने फिक्स किया। ठीक। लेटर इट was stated in 1962 constitution that 80,000 elected basic democrats would also from the electoral college for election of president and members of the center and provincial legislature। अब इसका मतलब समझो। इनका कहना ये था कि ऑर्डिनरी लोगों ने जो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को बेसिकली इलेक्ट किया है उन सबको पार्ट लेने दिया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एट द एंड ऑफ 1959 अयूब ने कहा कि भाई बेसिक डेमोक्रेट जो है वो वोट फॉर कॉन्फिडेंस करेंगे उनके लिए। एंड ऑन 17 फरवरी 1960 ही वाज कंफर्म्ड एज प्रेसिडेंट। यानी वो जो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स है उनसे कॉन्फिडेंस का वोट लिया इन्होंने, और फिर ये अपने आप को प्रेसिडेंट बनाते गवर्नमेंट के सामने आ गए। तो 1960 में ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो अलग बात है कि इनकी हुकूमत 59 से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। ही देन अनाउंस कि भाई अब क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन करना है प्रॉपर, ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशन हम चला सके। ठीक है सर, सही हो गया, समझ आ गई बात आपकी। अब क्या है जरा बताइएगा, मैं बताता हूँ। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 1 मार्च 1962 को जो है वो लॉन्च किया गया। डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन इसका बेसिकली नाम रखा गया, और ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कहा गया, देखो हमें सब नहीं करना है, हमें सारे पॉइंट्स नहीं करने। नोट्स इज अवेलेबल फॉर यू। नोट्स आप देख लेंगे। वी डोंट हैव टू कंडक्ट ऑल द पॉइंट्स, मगर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि भाई इसमें था क्या। देखो, सबसे पहला ये था कि प्रेसिडेंट कुड बी रिमूव अनलेस एमपी। प्रेसिडेंट रिमूव हो सकता है अनटिल एंड अनलेस वो इम्पीच ना हो जाए। यानी मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जबरदस्ती का हमला यानी पॉलिटिकल हमला ना हो, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो। फिर उनका कहना यह था कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कैबिनेट मेंबर्स को फ्रॉम नेशनल असेंबली। एक और चीज उन्होंने कही कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी टू नॉमिनेट करने के लिए हेड ऑफ जुडिशरी यानी जज को, एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स को। फिर इन्होंने एक और चीज कही कि जिसके अंदर अगला पॉइंट नहीं है, इसके अगला वाला पॉइंट जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उसको देखिएगा। बोथ उर्दू एंड बंगाली वर रिकग्नाइज एज टू नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू और बंगाली दोनों होगी। नेशनल असेंबली के जो सेशन होंगे वो ढाका और इस्लामाबाद दोनों में होंगे। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ईस्ट पाकिस्तान से होगा। ये इन्होंने तय किया। Their new constitution was introduced without debate, and Ayub Khan brought martial law to an end soon afterwards. जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आपका अप्लाई किया गया तो फिर हुआ ये कि अयूब खान ने मार्शल लॉ को कंप्लीटली ओवर कर दिया कि अब मार्शल लॉ मुल्क में नहीं लगेगा किसी भी टाइम। न्यू नेशनल असेंबली मेट फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 8 जून 1962। जो नई नेशनल असेंबली थी वो 1960 में पहली मरतबा इंटाइटल हुई, एक साथ बैठी। द फर्स्ट एक्ट
was to remove the ban on political parties। जो जो पॉलिटिकल पार्टीज बैन की गई थी ना, उनके ऊपर से बैन हटाया गया। ये सबसे पहला काम किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अयूब रिफॉर्म्स हैड इंक्रीज द पावर ऑफ रूलिंग एलीट। लेकिन अयूब की जो रिफॉर्म्स थी, उनमें हुआ ये कि जो रूलिंग एलीट थी, एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान, अमीर लोग पाकिस्तान के, उनकी पावर ज्यादा बढ़ी एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। उनकी ताकत में इजाफा हुआ। मेजर लैंडलॉर्ड जो थे, उन्होंने इलेक्शंस को डोमिनेट किया। और वो भी नॉर्मल वाला डोमिनेशन नहीं, प्रॉपर डोमिनेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है देवर पावरफुल, तो उनके पास इतनी पावर थी कि वो डोमिनेट कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बनाया गया, इससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपसेट हुए। उनको ऐसा फील हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं। They felt that Pakistan government was in the hand of military and civil officials from West Pakistan। उनका मानना ये था कि भाई पूरा पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन जब 1965 के हुए, ये लेटर ऑन की बात है, जब 1965 के इलेक्शन हुए, तो 1965 के इलेक्शन में प्रेसिडेंसी की हेल्प वापस की गई। यानी प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन हुआ कि भाई अब कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो अयूब खान साहब को, क्योंकि अब वो आर्मी से हट चुके थे, आर्मी वाला रोल उनका खत्म हो चुका था, तो अयूब खान वॉज नॉमिनेटेड बाय अ न्यू पार्टी। एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कन्वेंशनल मुस्लिम लीग। उस मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से अयूब खान को नॉमिनेट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। He believed that opposition parties were too divided to put up credible basically opponent in the election। उनका मानना ये था कि ऑपोजिशन पार्टी इतना ज्यादा बटी नहीं है कि भाई उनके पास कोई क्रेडिबल ओपोनेंट नहीं है उनके सामने खड़े होने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। मगर वो यहाँ पर गलत थे। ऑपोजिशन पार्टी सारी एक साथ अग्री हुई और उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो सिस्टर थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनको इनके ऑपोजिशन में खड़ा कर दिया। अयूब खान इलेक्शन 64% से जीते और जिना जो थी वो 36% से हारी। लेकिन मैं इसके अंदर तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें बहुत ज्यादा बीच में धोखेबाजी और गद्दारी शामिल थी। वो एक अलग बात है कि मैं अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इतना ज्यादा मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जा सकता और ना ही हमें लिखना है, हमारे सिलेबस में भी हमें नहीं लिखना। लेकिन मैंने क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि क्या इसके पीछे है। खैर छोड़े। तो अयूब खान साहब ने, अब ईमानदारी बोले या जो भी बोले, 64% वोट निकाले और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सिर्फ 36% वोट मिले। हालांकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को पूरा पाकिस्तान पसंद कर रहा था और चाह रहा था कि भाई वो बेसिकली प्रेसिडेंट बने। खैर, इस रिजल्ट को ऑपोजिशन ने, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की साइड ने क्लेम किया कि भाई ये रिगिंग हुई है, इलेक्शन रिग थे। इतना ज्यादा राइट हुए, कराची और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 20 लोग तकरीबन मरे। ये 20 लोग ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल 6 से 7 हजार लोग हैं। ये 20 लोग सिर्फ अनऑफिशियल है, जिनको ऑफिशियली बताते हैं ना न्यूज पे कितने मरे हैं। अनऑफिशियल 6 से 7 हजार लोग मरे थे इसके अंदर। बट फिर भी क्या हो सकता था, अयूब खान री इलेक्टेड, अयूब खान साहब री इलेक्ट हो गए। अब वो दौर शुरू होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि भाई डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अयूब खान का। भाई अयूब खान का दौर जो है वो डेवलपमेंट का दौर है। सबसे पहली डेवलपमेंट ही देख लें भाई। अब क्या बोले इस डेवलपमेंट को, लेकिन खैर हो गई। जब पार्टीशन हुआ था तो कैपिटल पाकिस्तान का कराची था। 1959 में इस्लामाबाद की जगह को चुना गया और ये चुन लिया गया कि कराची को रिप्लेस कर दिया जाएगा एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद 1967 में ऑफिशियली पाकिस्तान का कैपिटल बना। सिटी प्रिंसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर काम किया गया, स्ट्रीट्स नई बनाई गई, फैसिलिटी की गई। और ये सारा का सारा काम 1970 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया और ये मॉडर्न केयरफुली प्लान सिटी बना। और इस पूरे सिटी को 8 लार्जली सेल्फ कंटेन जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। रीजन और कोई भी नहीं था, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको वो किया। और वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स अलग अलग किस्म की हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि भाई उनका मानना ये था कि कराची वाज हाईली पॉपुलेटेड, कराची बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, कराची में जगह नहीं है, ये मसले हैं वो मसले हैं, कराची का ये, कराची का 10 मसले मसाइल, मतलब कराची के ऊपर हमला कर देगा कोई समंदर से आके, वो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो मतलब जो भी बहाने थे वो वेग थे। बस मकसद ये था कि नया कैपिटल बनाना था, कराची वालों से ये अथॉरिटी, ये बेसिकली ये एक अच्छी चीज छीन लेनी थी, तो वो छीन भी गई। खैर, उसके बाद इनकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म काफी मशहूर हुई, क्योंकि इनको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशनरीज। कि मतलब इनको कहा गया भाई ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला पहला बंदा है पाकिस्तान के अंदर।
एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली था स्मॉल सबसिस्टेंस होल्डिंग के ऊपर, जो कि कभी भी एफिशिएंट नहीं हो पाता था, लेकिन इनका मानना ये था कि हमें करना ये है कि भाई एक लॉ पास किया गया कि भाई नो फार्म कुड बी स्मॉलर देन 12.5 एकड़ और लार्जर देन 500 एकड़ इरिगेटेड और 1000 एकड़ अनइरिगेटेड। यानी जो फार्मर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो 500 एकड़ इरिगेटेड और 1000 एकड़ अनइरिगेटेड हुई, और कम से कम भी जो लैंड होगी वो 12.5 एकड़ होगी, इससे कम नहीं हो सकती है, ताकि जो भी काम हो प्रॉपर तरीके से हो। दिस meant many smaller farmers found their land was redistributed, यानी जिसकी वजह से बहुत से छोटे फार्मर्स थे जिनकी लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई। अच्छा, रिजल्ट ये था कि भाई लार्जर फार्म्स डिड प्रोड्यूस अ स्टेडी राइज इन फूड आउटपुट। जो लार्जर फार्म थे वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन जो है वो कर रहे थे। बिग लैंडलॉर्ड जो थे दे वर फोर्स टू फाइंड टेनेंट्स फॉर पार्ट ऑफ देयर लैंड, यानी वो इस चीज पर मजबूर हो गए कि वो अपने लैंड के लिए टेनेंट्स को मतलब ढूंढे कि भाई जिसके पास मिसाल ले लो 50,000 एकड़ की जमीन है तो अब उसको अपनी जमीन जो है वो लोगों में बांटनी है। 4 डैम्स बिल्डअप किए गए टू हेल्प इरिगेशन, लोन्स दिए गए फार्मर्स को टू बिल्ड वेल्स एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की गई थ्रू मैकेनाइजेशन, जिस मैकेनाइजेशन का एक पार्ट था HYV सीड्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई इनके जमाने में HYV सीड्स। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिफॉर्म का एक पार्ट था। फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लेकर आए, भाई इनका मानना ये था कि भाई इंडस्ट्रीज को भी जाहिर प्रमोट करना है। अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। सही है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी कंसिडर किया गया, जिसके अंदर इन्होंने लोन लिए थे और इंडस्ट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज की थी उनकी थोड़ी सी हेल्प ली, फ्रॉम यूएसए, जर्मनी एंड यूके। इसमें अरब एमिरेट्स भी शामिल है और भी यूरोप के कुछ कंट्रीज शामिल है। 1962 के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी कराची में स्टैब्लिश की गई और मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई ताकि मिनरल डिपॉजिट्स को फाइंड आउट किया जा सके। फिर उसके बाद इन्होंने आरसीडी के साथ, जो हम पाकिस्तान जुड़ा था, रीजनल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट, जिसमें ईरान और टर्की भी था, उसके थ्रू अपनी ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री को इंक्रीज किया। फिर एक्सपोर्ट बोनस इन्होंने अनाउंस किया कि भाई एक्सपोर्ट जो लोग करेंगे उनको बोनस दिया जाएगा, जो लोग इंपोर्ट करेंगे उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करके 7%, 3 टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया उस टाइम पे। यानी इंडिया का उस टाइम पे तकरीबन 1.8% या अराउंड 2.2% के करीब एनुअल रेट था उनका इनकम का, इकोनॉमिक ग्रो का, और इन्होंने 7% कर दिया, तो जाहिर है ये एक अच्छा इंक्रीज था। ठीक है, नई वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई, मगर एक प्रॉब्लम थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर 22 फैमिलीज ऐसी थी जो कि 66% पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट को ओन करती थी। बाकी लोगों में फिर अगला 34% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन 66% जो इंडस्ट्रियल एस्टेट थी वो सिर्फ 22 फैमिलीज पाकिस्तान की थी जिनके हाथ में था, और यही वो फैमिली थी जो 80% इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पाकिस्तान की पूरी होल्ड में रखा हुआ था जिन्होंने। तो ये जो एक स्मॉल एलीट ग्रुप था वेल्दी पाकिस्तानीज का, उनके हाथ में पाकिस्तान की वेल्थ का पूरा कंट्रोल था। और ये सारी की सारी फैमिलीज जो थी वो वेल्थ पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, इनमें एक भी फैमिली ऐसी नहीं थी जो ईस्ट पाकिस्तान की है। तो इंडस्ट्री वॉज इम्प्रूविंग रैपिडली बट पाकिस्तान वॉज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। ये एक गलत बात थी कि हम फॉरेन एड पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन खैर अभी कुछ कर नहीं सकते थे इसके ऊपर। फिर ये लेकर आए सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म। सर अब ये भी क्या भला है बता दें। देखो, न्यू करिकुलम स्कूल्स के लिए इन्होंने बनाया और नई टेक्स्ट बुक पब्लिश की गई। गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया, नए स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए। अयूब खान ने जनरल आजम खान को रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर बनाया ताकि वो 75,000 रिफ्यूजीज को सेटल डाउन कर सके, जिसके लिए महाजिर कैंप बनाए गए। लॉ पास किया गया कि फैक्ट्री ऑनर्स को प्रोवाइड करनी होगी एकोमोडेशन फॉर देयर वर्कर्स एट रीजनेबल रेंट। जो भी फैक्ट्री के ओनर है वो रीजनेबल रेंट पे जगह प्रोवाइड करेंगे अपने फैक्ट्री वर्कर को। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया, मेडिकल और नर्सिंग स्कूल्स बनाए गए। ये सब इसलिए किया गया ताकि मामलात जो है वो बेहतर हो सके और मुल्क के हालात जो है वो हाईलाइट हो सके, और लोग इनकी तरफ जो है ना रिस्पॉन्स अपना दिखा सके। ठीक हो गया, लोग इनकी तरफ से खुश हो सके, लोग ये समझ सके कि हाँ भाई आपका जो इनकी रिफॉर्म्स हैं, जो इनके मामलात हैं वो बहुत स्ट्रांग है, एंड वट एवर ही वॉज वर्किंग दैट वॉज गुड। पॉलिटिकल अनरेस्ट जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ अयूब खान का, उस पर बात करते हैं। 1965 के अंदर पाकिस्तान वेंट टू वॉर विद इंडिया। 1965 में पाकिस्तान जंग के लिए गया इंडिया के साथ ओवर कश्मीर।
अच्छा, वो एक अलग बात है कि दोनों साइड में से कोई जीत नहीं पाया, मगर दोनों साइड ने एक लॉस फेस किया। वो लॉस क्या था? फाइनेंशियल एंड लाइफ लॉस। Ayub told the people of Pakistan that Pakistan had won the war, but peace treaty at Tashkent contained no reference to how the Kashmir issue should be settled. ठीक है, अयूब ने लोगों को बोला कि भाई हम ये जंग जीत गए हैं, लेकिन फिर ताशकंद एग्रीमेंट एक साइन हुआ, जो कि रशिया की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ, लेकिन उसमें भी कश्मीर इशू सेटल नहीं हुआ। कश्मीर इशू सेटल तब भी नहीं हुआ। तो भाई लोग इस सोच में थे कि भाई जब कश्मीर का मसला ही हल नहीं हुआ तो जीतने का मतलब क्या बनता है। बट बेसिकली ये जंग की गई थी, जो कि उसकी अयूब खान की तरफ से बताया गया कि इट वाज टू रीगेन डिस्प्यूटेड कश्मीर टेरिटरी दैट पाकिस्तान। अच्छा, उनका मानना ये था कि भाई बेसिकली ये इसलिए जंग की गई थी 1965 वॉर, ताकि हम जो है वो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास नहीं है हम उसको रीगेन कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो, who he blamed for failing in the war। अयूब खान बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनके ऊपर ये ब्लेम कर रहे थे कि उनकी वजह से ये जंग जो है वो हारी गई है। एंड भुट्टो बिकेम न्यू फोकल पॉइंट फॉर ऑपोजिशन टू अयूब। यानी भुट्टो साहब जो है जंग के बाद मेन वो बंदे बन गए जो एक फोकल पर्सन थे अयूब की ऑपोजिशन में। हालांकि इससे पहले अयूब खान साहब के चमचे हुआ करते थे हमारे भुट्टो साहब जो। 1968 many people were discontented with the government। 68 में बहुत से लोग गवर्नमेंट से डिसकंटेंट हो गए। इट सीम टू बी अनडेमोक्रेटिक, ये चीज अनडेमोक्रेटिक लगी, लेकिन वोट रिगिंग इतनी बढ़ गई इलेक्शंस में कि जिसकी कोई हद नहीं है। इकोनॉमी जो थी वाज इम्प्रूविंग, येट ओनली फ्यू पीपल वर बेनिफिटिंग। इकोनॉमी अभी भी इंक्रीज कर रही थी, मगर अगेन वही 22 से 30 फैमिलीज थी जो कि पाकिस्तान से बेनिफिट हासिल कर रही थी। बाकी गरीब जो था वो तकरीबन गरीब ही था, वो डिपेंडेंट था अभी भी अमीर लोगों के लिए अपने काम के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन राइज कर रही थी, लेकिन फूड प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। Ayub decided to celebrate the achievement of his tenure at head of state by declaring a decade of development, but this did not end growing opposition। अयूब ने 10 साल के बाद अपनी इस पूरी जो कामयाबी है, जो भी इसने करा था कि भाई ये रिफॉर्म्स लेकर आया और ये सब किया, उस चीज को उसने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए एक पूरी अचीवमेंट, एक सेलिब्रेशन रखी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी उसकी ऑपोजिशन कम नहीं हुई। 1968 में प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट ने ऑल ओवर वेस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट हिम। On a visit to Peshawar, Ayub was the target of a failed assassination attempt। पेशावर में जब अयूब खान साहब 1968 के ही अंदर विजिट करने के लिए गए थे, तो उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। वो फेल हो गया, लेकिन किया गया था। When Ayub Khan carried out widespread arrest, including Bhutto, there were more protests which spread to East Pakistan। जब अयूब खान साहब जो है उन्होंने वाइड स्प्रेड अरेस्ट स्टार्ट करे, तो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी, इवन इन ईस्ट पाकिस्तान। Ayub Khan Saab's repressive policies succeeded in uniting the various parties that opposed him। अयूब खान साहब ने डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज अपनी लॉन्च करी, और ये पॉलिसीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनकी बात सुनने के लिए आ गई थी, इनकी बात सुनने लग गई। मगर फिर भी एक डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बनाई गई, और वो ये चाहती थी कि प्रॉपर इलेक्शन हो, इमरजेंसी पावर्स को लिफ्ट कर दिया जाए, और ऑटोनॉमी जो है ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में मतलब दी जाए, उनको थोड़ी सी पावर दी जाए। 17 Feb 1969 को अयूब खान विड्रू द इमरजेंसी पावर एंड रिलीज मेनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अयूब खान ने इमरजेंसी पावर्स को उठाया और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, इंक्लूडिंग आपका भुट्टो वगैरह। और उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट करी ऑपोजिशन के साथ। ठीक है, अच्छा, ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल कर रही थी डिफरेंट पार्टीज की भी और अवाम की भी। इन मार्च 1969 उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब उनके पास इनफ पावर नहीं है, कि भाई इनफ सपोर्ट नहीं है कि वो पावर में रह सके। तो 25 मार्च 1969 को उन्होंने खुद ही रिजाइन कर लिया। बट ही डिड नॉट कॉल फॉर न्यू इलेक्शन टू चूज अनदर प्रेसिडेंट। उन्होंने दूसरे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी पावर आर्मी के ही हाथ में दे दी फॉर द सेकेंड टाइम। और ये पूरा का पूरा मुल्क अगेन मार्शल लॉ में चला गया, एंड दिस टाइम ही गिव द पावर इन द हैंड्स ऑफ याया। मतलब इस आदमी की जो नफरत थी डेमोक्रेसी से, वो यहाँ पर सामने आई कि भाई इसने जाते जाते भी, यानी खुद जब चला भी गया तब भी इस बंदे ने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये उसके हाथ में दे दे, मतलब डेमोक्रेसी के हाथ में दे दे, इलेक्शन करवा दे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने अगेन एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि
आपका याया खान के हाथ में हुकूमत थी। ठीक हो गया। सो दिस वाज जनरल अयूब खान। होपफुली आप लोगों को सही से ये समझ में आया होगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट।